हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास का अगला चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर न केवल +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो बेस क्लियर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बेसिक्स कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस क्लियर करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है? जब कोई देश एक या बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का हो सकता है। एक द्विपक्षीय इसका मतलब ये है कि दो देश मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है बहुपक्षीय। बहुपक्षीय का मतलब ये है एक देश कई सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, उसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन से अभिप्राय ये है जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा होता है तो उसके साथ जो व्यापार है उस व्यापार में उस देश को कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। उदाहरण के लिए भारत अलग अलग देशों से व्यापार करता है। कुछ देशों के साथ व्यापार में हमें लाभ प्राप्त होता है, जबकि कुछ देशों के साथ व्यापार करने में हमें हानि प्राप्त होती है। उसे ही व्यापार का धनात्मक संतुलन या ऋणात्मक संतुलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए व्यापार संतुलन में धनात्मक संतुलन, इसका अभिप्राय ये है, इसका एक उदाहरण ये है जैसे भारत यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके साथ व्यापार करता है तो भारत का व्यापार धनात्मक होता है, हमें लाभ प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार संतुलन में ऋणात्मक या प्रतिकूल का उदाहरण है चीन। भारत जब चीन के साथ व्यापार करता है तो उसका व्यापार ऋणात्मक रहता है, प्रतिकूल रहता है। उसके बाद मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का अर्थ ये होता है किसी भी प्रकार की बाधाएं न होना, जैसे कि पेपर वर्क ज़्यादा न होना, जो टैक्स लगाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के वो टैक्स कम कर देना, वो मुक्त व्यापार कहलाता है। मुक्त व्यापार, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है। हाल ही में मुक्त व्यापार के कुछ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूएसए और भारत का था, यूएसए चाइना का था। टैरिफ लगा करके मुक्त व्यापार को बाधित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का सबसे है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 में जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका स्थापना की गई। वर्तमान में इसमें लगभग 164 कंट्रीज या 164 देश के लगभग हैं। पहले GATT यानी कि गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये नाम हुआ करता था, परंतु 1 जनवरी 1995 से इसका नाम WTO कर दिया गया, ठीक है। अब इसके काम क्या क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके कानून बनाने का काम इसका है। विवाद का निपटारा, जब दो देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन करने का काम WTO का ही होता है। समझौते करवाना, अलग अलग देशों के मध्य होने वाले व्यापार के लिए समझौते का प्लेटफॉर्म जो है वो WTO तैयार करता है। विकासशील देशों की सहायता करना, विकासशील देशों के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, कहीं व्यापार में वो देश पिछड़ न जाए, इसका प्रयास रहता है। WTO ऐसा न हो पाए ऐसा प्रयास करता है। WTO के प्रयास से विकासशील देशों को ज़्यादा सहायता मिलती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगातार होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की असमानता, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक संसाधन असमान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पर ज़्यादा संसाधन है, कहीं पर कम संसाधन। उदाहरण के लिए अरब देशों के पास पेट्रोलियम ज़्यादा है, वहीं भारत के पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा कारण हो सकता है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। आवश्यकता से अधिक उत्पादन का उदाहरण चाइना है। चाइना के अंदर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जिस कारण से वो ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, या डंपिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं, दूसरे देशों के अंदर अनलेगत तरीके से डंपिंग करने का काम करता है। उसके बाद वस्तुओं की कमी, कुछ देशों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं तो होती है, उद्योगों में बहुत आगे देश हो सकते हैं, परंतु उनके पास भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, तो वस्तुओं की कमी के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।
परिवहन और संचार अच्छी व्यवस्था होने के चलते भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बना रहता है। जनसंख्या का आकार, यदि जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है तो उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आवश्यक हो जाता है। प्रौद्योगिकी की असमानता, यानी कि हर देश में अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तभी वो प्रौद्योगिकी जो है वो एक दूसरे के साथ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अति आवश्यक होता है। व्यापार नीति, इसका अभिप्राय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तभी हमारे पास विदेशी मुद्रा आ पाएगी। विदेशी मुद्रा आने से हम अलग अलग देशों के साथ अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मंगवा सकते हैं। तो ये वो सारे आधार थे जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहता है। उसके बाद पतन या पोर्ट, सी पोर्ट या समुद्री पतन वो चीज़ें हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार समुद्री पतनों को कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्री परिवहन है वो सस्ता होता है, जिसके कारण ज़्यादातर व्यापार समुद्र से ही होता है। कितने प्रकार के पतन होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अवस्थिति के आधार पर, यानी कि कोई भी पतन कौन सी जगह पर है, क्या वो खुले समुद्र के अंदर है या तट पर है, उसके आधार पर। एक होता है आंतरिक पतन, एक है बाह्य पतन। बाह्य पतन का मतलब जब खुले समुद्र के साथ उसका कनेक्शन होता है तो उसे बाह्य पतन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा मुंबई पतन है। दूसरा है आंतरिक पतन। आंतरिक पतन का उदाहरण ये है जैसे कोलकाता है, जैसे कि एक और जो कोलकाता के अंदर हुगली नामक नदी है उसके अंदर जाकर के ये पतन है, यानी कि एक नदी बह रही है हुगली नदी, उस नदी के अंदर भूमि के अंदर ये पतन है, इसलिए उसे आंतरिक पतन की संज्ञा दी जाती है। नदी का समुद्र से जुड़े होने के कारण जो स्थल है उसके अंदर नदी के द्वारा जुड़ा हुआ पतन होता है, उसे आंतरिक पतन की संज्ञा दी जाती है। अगला है निपटाया गया नौ भार, यानी कि कितनी मात्रा में कौन कौन सी वस्तुएं निपटाई जा रही है उसके आधार पर। औद्योगिक पतन, इंडस्ट्रियल जो चीज़ें आ रही है उनका निपटान करने वाले पतन औद्योगिक पतन कहलाते हैं। आगे है विस्तृत पतन, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है। वाणिज्यिक पतन, ये भी एक तरीके से 9 बार निपटान का ही काम करते हैं कार्य के आधार पर, यानी कि जो काम किए जा रहे हैं उसके आधार पर। सबसे पहला है मार्ग या विश्राम पतन, ऐसे पतन जो दूसरे देशों को व्यापार के लिए जो जहाज़ें जा रही है, लंबी दूरी की जहाज़ें जा रही है, उन बड़ी जहाज़ों को रुकने, चाय पानी नाश्ता पेट्रोलियम सर्विसिंग ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसे विश्राम पतन या मार्ग पतन कहा जाता है। जहाज़ें लंबी दूरी तय करती तो रास्ते में उनको फ्यूल रिफ्यूल वगैरह करवाना, ये सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्ग में विश्राम पतन बने होते हैं। ठीक है, अगला है पैकेट पतन। पैकेट पतन समुद्र के अंदर छोटे पतन होते हैं जहां बड़ी जहाज़ें आ सकती है। बड़ी जहाज़ें यदि किनारे तक नहीं पहुंच रही है तो समुद्र के अंदर एक छोटे पतन बना दिए जाते हैं, वहां पर सारा सामान अनलोडिंग कर दिया जाता है। छोटी जहाज़ों और स्टीमरों की मदद से उसे मुख्य भूमि तक लाया जाता है, उसे पैकेट पतन कहा जाता है। अगला है सवारी पतन, यानी कि ऐसे पोर्ट जिससे कि सवारी का परिवहन किया जाता है। समुद्र तट के साथ साथ स्थलीय भागों में इस प्रकार के पतन कई बनाए जाते हैं। आगे है नौसैनिक पतन, सेना के उद्देश्य से जो पतन बनाए जाते हैं उन्हें नौसैनिक पतन कहा जाता है। आगे है खनिज पतन, खनिजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो बनाए जाते हैं वो खनिज पतन कहलाते हैं। आगे है मत्स्य पतन, यानी कि मछलियों और समुद्री जीवों के लिए जो पतन बनाए जाते हैं उन्हें मत्स्य पतन की संज्ञा दी जाती है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।